नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे साइंस और साइंस के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे कोशिका। ठीक है, तो देखो जैसे हमने कल जाना था कि सेल वॉल किस में होगी किस में नहीं। तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपको किस में देखने को मिलती है, पेड़ पौधों में देखने को मिलती है। क्यों? ताकि ये पेड़ पौधे को क्या करे, कर सके, स्ट्रेंथ प्रदान कर सके। ठीक है, किसकी बनी होती है पेड़ पौधों में ये? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, जो किसका रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का। जीव जंतु हो गए, ठीक है, मानव हो गए, इनमें जो है सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन। ये आपको दोनों में देखने को मिलेगी, चाहे मैं एनिमल्स की बात करूं, ठीक है, और चाहे मैं प्लांट्स की बात करूं। काम क्या करती है? ये पदार्थों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, तो चाहे मेरे को लिक्विड का करना हो, चाहे मेरे को गैसेस का करना हो। लिक्विड का करना है तो मेरे पास क्या आएगा, ओस्मोसिस, और अगर गैसेस का करना है तो मेरे पास क्या आएगा, डिफ्यूजन। और हमने कल ये भी देख लिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी दोनों आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, बस कल आई थिंक हमने इतना ही पढ़ा है। आज जो हमने पढ़ना है वो अन्य उसके भाग हैं, लेकिन अन्य भाग पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको न्यूक्लियस पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा कोशिका का केंद्र। ठीक है, तो देखो जिनको नहीं पता लग रहा कृपया करके वो ध्यान दें। तो सबसे पहले हमने कोशिका की सबसे बाहरी परत पढ़ी थी। इस बाहरी परत को हमने नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके बारे में जाना था, इसके फंक्शन के बारे में जाना था। साथ में ही पेड़ पौधों के बाहर एक आउटर लेयर भी होती है। ठीक है, उसी चीज को इसी के मतलब इसकी बात आती है, उसी का नाम क्या था, सेल वॉल था, यानी कि कोशिका भित्ति थी। ये प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल वॉल ये। फिर उसके बाद हर कोशिका के अंदर अपना क्या होगा, एक केंद्रक होगा, उसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। फिर इसके बाद इस न्यूक्लियस मतलब इस न्यूक्लियस को और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग करने के लिए हमारे पास एक जेली जैसा लिक्विड होगा, इसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो हमने बाहर बाहर वाली चीज़ें देख ली थी, आज हम ये पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग ऑर्गेनेज देखने को मिलेंगे, कोशिकांग देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केंद्रक है, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण और स्पष्ट भाग है। ठीक है, मतलब अगर हम कोशिका लें तो उसमें हमें साफ तौर पर ये देखने को मिलता है। इसे ही जो कोशिका का है कंट्रोल रूम या फिर मस्तिष्क या फिर उसका ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका के भीतर होने वाली सभी गतिविधियां, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं कोशिकाओं की, सारी की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का काम करता है। और आनुवांशिक जानकारी, जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। ठीक, अब इस केंद्रक की संरचना में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आएगी उसकी सबसे बाहरी परत, जिसको बोला जाता है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यह केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत की झिल्ली होगी। बस इतना याद नहीं रखना, बस सिंपल सा याद रखना कि न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर भी आपको क्या देखने को मिल रही है, परत देखने को मिल रही है, जिसमें क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, छिद्र होंगे, छोटे छोटे पोर होंगे। ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थे ना, सेम उसी तरह इस मेम्ब्रेन में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, पोर्स देखने को मिलेंगे। फिर क्या काम करती थी भैया वो, वही लिक्विड का और गैसों का आदान प्रदान। तो सेम चीज कहाँ हो रही है, यहाँ भी वही चीज परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, केंद्रकीय द्रव्य आएगा कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े तरल पदार्थ को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म, यहाँ के इसके अंदर भी हमको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलेगा। इसी में जो है हमारी केंद्रिका वगैरह और क्रोमेटिन, मतलब जो डीएनए वगैरह है वो तैरता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना हर कोशिका की, वो सारी की सारी आपको यहीं पर तैरती हुई दिखाई देगी। ठीक है, फिर इसी कोशिका के अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है, जो मैं अभी पढ़ा, केंद्रिका। ठीक है, तो यह कोशिका के भीतर एक छोटी, गोल और डेंस, ठीक है, संरचना है, स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी आपको झिल्ली नहीं देखने को मिलेगी। इसका जो मुख्य काम है आरएनए का सिंथेसिस करना और साथ में राइबोसोम का सिंथेसिस करना। ठीक है, तो आपको देखो अब इसके अंदर भी आपको एक क्या, छोटी, गोल और कैसी, डेंस क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसके बाहर आपको कोई झिल्ली देखने को नहीं मिल रही है। इसका जो मुख्य काम होगा वो क्या होगा, आरएनए की फॉर्मेशन करना और साथ में राइबोसोम की फॉर्मेशन करना। हो गया क्लियर? उसके बाद मैंने अभी बताया ये केंद्रिका पढ़ लिया। उसके बाद आएगा हमारे पास
क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है भैया जी, ये होता है कि यह एक धागे जैसी, जैसा थ्रेड होता है ना, धागा होता है, उसके जैसी संरचना होती है जो डीएनए और किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। अभी बताया था ना मैंने कि हाँ भाई जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी वो किस में लाई करती है, वो इसी चीज़ में लाई करती है। ठीक है। जब कोशिका विभाजित होती है, ठीक है, विभाजित होती है, जब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिका डिवीजन पढ़ेंगे तो वहीं पर आएगा ये। तो जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो यही जो क्रोमेटिन होता है, धागे से जुड़कर मोटे हो जाते हैं, इन्हें ही क्या बोला जाता है, फिर गुणसूत्र बोला जाता है। और मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 23 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो जोड़े कितने हैं उसके, 23 जोड़े हैं। यही जो है इन्फॉर्मेशन को, अब जैसे बोलते हैं ना कि ये बच्चा किसका है, ठीक है, इसके माँ बाप कौन है, तो उसका डीएनए टेस्ट वगैरह किया जाता है। तो ये क्या होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ही क्या बोलते हैं, जेनेटिक जो होते हैं आगे ट्रांसफ़र करने का काम जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो लग गया पता कि क्वेश्चन न्यूक्लियस के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले उसकी बाहरी परत जिसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। फिर उसके अंतर्गत आपको एक लिक्विड पदार्थ देखने को मिलेगा जिसको बोला जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलेगा। फिर आएगा उसके अंदर केंद्रिका आएगी और साथ में आएगा उसका क्रोमैटिन। ठीक है। आरएनए और राइबोसोम कोशिका न्यूक्लियस के अंदर कहाँ बनेंगे, तो जगह पूछेगा वो। ठीक है। तो वो कहाँ बनते हैं, केंद्रिका में बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ पर होती है, क्रोमैटिन में होती है। क्लियर। बाकी वही है कि मेन फंक्शन क्या होगा, तो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है केंद्रक में, जो डीएनए होता है वहाँ पर होती है। ठीक है। कोशिका नियंत्रण, भाई पूरे शरीर की कोशिका की वृद्धि करना, उसका मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ये सब की सब जो कार्य होंगे किसके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे, न्यूक्लियस के द्वारा ही परफॉर्म किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर सेल डिवीजन करना है, कोशिका का विभाजन करना है, तो उसमें मुख्य भूमिका जो अदा करता है वो कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है। इसके अलावा कोशिका के अंदर राइबोसोम का निर्माण करना, वो कोशिका के अंदर, बाहर तो होगा ही होगा अभी हम देखेंगे, लेकिन कोशिका के अंदर जो है बिल्कुल, तो उसका जो निर्माण करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। हो गया क्लियर। अभी मैंने पढ़ा था ना कि हमने जो है वही टाइप ऑफ सेल नहीं पढ़े, तो अब हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पर, कि न्यूक्लियस के आधार पर कोशिका की उपस्थिति की कितने प्रकार की होती है। ठीक है। कि या तो किसी कोशिका में केंद्रक होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है। तो एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है। तो जिनका जो केंद्रक होगा वो स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है, मतलब हमको क्लियर कट देखने को नहीं मिलेगा, उन्हीं को बोला जाएगा प्रोकैरियोटिक। और जिनमें जो न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, वो हमें स्पष्ट दिखाई देगा, उन्हें ही बोला जाएगा यूकैरियोटिक। एग्जाम्पल, तो जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जो है वो किस तरह के जीव हैं, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या, कि उनका जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। वहीं पर जो यूकैरियोटिक है उनका जो न्यूक्लियस है पूरी तरह से डेवलप हो गया है और हमें वो है स्पष्ट रूप पर देखने को मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो वो आएंगे पेड़ पौधे और जीव जंतु आएंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, कि केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनके पास नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि न्यूक्लियस के बाहर की सबसे बाहरी परत जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। इसीलिए इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो डीएनए है, ठीक है, ये क्या होता है, कोशिका के अंदर बिखरा होता है। और इसी बिखरे हुए भाग को इन्होंने क्या बोल दिया, केंद्रक काभ बोल दिया या फिर न्यूक्लियोइड बोल दिया। ओके क्लियर। और इनमें तो हमने देख लिया है कि आपको स्पष्ट जो है वो मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है। कोशिकांग ऑर्गेनेलीज, ठीक है, तो इनमें झिल्ली से घिरे अंग नहीं पाए जाते। ठीक है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी उपकरण हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जब हमारी यूकैरियोटिक है, यहाँ पर आपको हर ऑर्गेनेलिज्म सेपरेट देखने को मिलता है। ठीक है। बाकी ये रहने देना, हुआ क्लियर इतना। तो यह ध्यान रखना कि जिनमें केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, उन्हें क्या बोला जाएगा, यूकैरियोटिक। और जिनमें नहीं होता उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है उनका जो न्यूक्लियस है अभी पूरी तरह से क्या नहीं हो पाया है, डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है। फिर उसके अलावा मेम्ब्रेन वगैरह ये भी याद रख लेना। ठीक।